3 अक्टूबर 2020 हाथरस में दलित युवती के साथ हुए गैंगरेप और उसकी हत्या के बाद जिस तरह के सबूत सामने आए हैं, वे समूचे उत्तर प्रदेश राज्य को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ताजा खबर ये है कि हाथरस के एसपी को योगी आदित्यनाथ सरकार ने सस्पेंड कर दिया है और हो सकता है कि वहां का डीएम भी हटा दिया जाए। इन दोनों को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खुद इस मामले में सुओ मोटो लेते हुए 12 अक्टूबर को लखनऊ बुलाया है। हाईकोर्ट ने यह सुओ मोटो गरिमापूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार के अधिकार के टाइटल से लिया है। ये गरिमा कैसे रातों रात दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से निकाली गई, कैसे हाथरस पहुंचाई गई, कैसे मरी बच्ची के माँ बाप इस गरिमा के लिए गुहार लगाते रहे, कैसे हाथरस के जिला और पुलिस प्रशासन ने इस गरिमा में आग लगाई, ये सब कुछ हम ऑन स्क्रीन देख चुके हैं। पहले भी ये केस एकदम ओपन एंड शट केस था और अब भी है। सबको पता था, सबको पता है कि रेप हुआ है, उसके बाद हत्या की गई है। लेकिन जिस तरह से हाथरस का जिला प्रशासन, वहां की पुलिस, फिर यूपी पुलिस के आला अधिकारी और अब खुद योगी आदित्यनाथ सरकार इस केस के सबूतों से छेड़छाड़ करने में लग गई है, ये सीधे सीधे सबूतों से छेड़छाड़ और उन्हें नष्ट करने का मामला बनता है। हो सकता है कि 12 अक्टूबर को या उसके बाद की किसी पेशी की तारीख में ये बात उठे, मगर ज्यादा उम्मीद यही है कि ऐसा नहीं होने वाला है। इस मामले पर आरटीआई एक्टिविस्ट साकेत गोखले कहते हैं कि उनके हिसाब से एसपी को इसलिए सस्पेंड किया गया क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सुओ मोटो लेते हुए उन्हें 12 तारीख को अदालत में तलब किया है। यहाँ पेंच ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसपी हाथरस को तलब किया है, न कि सस्पेंडेड एसपी विक्रांत वीर को तलब किया है। इसके बाद अगर डीएम का भी ट्रांसफर या सस्पेंशन हो जाता है तो उनकी जगह नए अधिकारी चार्ज ले लेंगे और यही नए अधिकारी अदालत में पेश होंगे, क्योंकि अदालत ने पोस्ट या पद को तलब किया। अलग से स्पेशली ये नहीं बोला कि घटना के वक्त हाथरस के एसपी और डीएम रहे, जो भी रहे हैं, वो अदालत में पेश होंगे। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि योगी सरकार की यह हरकत ठीक उसी हरकत की तरह है जिसमें हाथरस पुलिस और प्रशासन दोनों ने दलित युवती को रातों रात ले जाकर के जला दिया था। आनंद फानंद में इस तरह से लाश जलाकर हाथरस पुलिस और प्रशासन दोनों ने न सिर्फ सबूतों से छेड़छाड़ की बल्कि उन्हें नष्ट भी कर दिया। अब इस मामले में कितनी भी जांच बैठा ली जाए, लेकिन लाश नहीं है। अपराध शास्त्र में भी इसीलिए लाश का होना सबसे जरूरी बात मानी गई है। तो सबूत नंबर 1 रही दलित युवती की लाश। पुलिस और प्रशासन ने सीन से ही हटा दी। अब इसके बाद योगी सरकार इस घटना के जिम्मेदार अधिकारियों को हटा रही है। नए शासनादेश के मुताबिक एसपी हाथरस विक्रांत वीर सीन से हट चुके हैं और डीएम हाथरस प्रवीण कुमार के बारे में कई अखबारों में लिखा है कि उनकी भी बस चला चली की बेला है। उनका धमकी भरा वीडियो भी वायरल है। खबर यह भी है कि पीड़िता के परिवार वालों का योगी आदित्यनाथ ने नार्को टेस्ट का आदेश दिया है। योगी की इस हरकत पर आरटीआई एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में शनिवार को पत्र लिख करके अपील की है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक कागज घूम रहा है जिसमें लिखा है, मैं ओम प्रकाश पुत्र स्वर्गीय बाबूलाल निवासी ग्राम वूलगढ़ी थाना चंदपा तहसील हाथरस जनपद हाथरस बयान करता हूं कि मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से दूरभाष पर वार्ता हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मेरी समस्त मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन से संतुष्ट हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। इस दुख की घड़ी में जिन लोगों ने हमारा साथ दिया उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और सभी लोगों से अपील करता हूं कि किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन न करें। शासन प्रशासन की कार्रवाई से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। दिनांक 30/9/2020 ओम प्रकाश पुत्र स्वर्गीय बाबूलाल निवासी ग्राम बूलगढ़ी थाना चंदपा तहसील हाथरस। इस मामले में हमने कुछ रिटायर्ड आईपीएस से भी बात की। उत्तर प्रदेश पुलिस से रिटायर्ड आईपीएस विजय शंकर सिंह को ये केस जज लोया वाले केस की याद दिलाता है। वो कहते हैं कि जिस तरह का ये पत्र सामने आया है, ठीक इसी तरह से कुछ साल पहले सीबीआई जज लोया के बेटे ने भी
कैमरे के सामने आकर कहा था कि उनके पिता की मौत एक स्वाभाविक मौत थी, लेकिन कहीं अदालत जज लोया की संदिग्ध मौत की जांच का आदेश न कर दे, इसलिए दिल्ली से मुंबई तक की सरकारों ने देश के सबसे महंगे वकीलों को पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक तैनात कर रखा था, क्योंकि इस संदिग्ध हत्याकांड में शक की सुई भाजपा के सबसे बड़े नेताओं में से एक पर आ रही थी। रिटायर्ड आईपीएस विजय शंकर सिंह कहते हैं कि यहाँ कानूनी स्थिति साफ रहनी चाहिए कि भारतीय आपराधिक कानून प्रणाली के अनुसार अपराध राज्य बनाम होते हैं। घर का कोई आदमी चाहे या न चाहे हत्या होती है तो मुकदमा राज्य को दर्ज करना ही करना है। राज्य हमेशा उस मुकदमे में एक पक्ष होता है। लेकिन इस मामले में जिस तरह से तहरीर लिखने वाले मुहर्रिर से लेकर एसपी, डीएम, यूपी के एडीजी लेवल के अधिकारी और अब सीधे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी फंसती नजर आ रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट आगे आया है। सुओ मोटो लेते हुए इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस जसप्रीत सिंह की लखनऊ बेंच ने कहा कि एक तरफ एसपी हाथरस कहते हैं कि उन्होंने बॉडी परिवार के हवाले कर दी थी और प्रशासन ने अंतिम संस्कार में सिर्फ मदद की थी, वहीं मृतका के पिता और भाई का मीडिया में बयान आता है कि इस बारे में प्रशासन से कोई बात नहीं हुई थी, ये सब पुलिस ने बाय फोर्स किया है। अपने आदेश में अदालत ने अंतिम संस्कार के बारे में मीडिया में चल रहे पुलिस के कथित मनमानी के वीडियो का भी हवाला दिया। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस जसप्रीत सिंह की लखनऊ बेंच ने कहा कि मीडिया रिपोर्टें बताती हैं कि रातों रात हुए इस अंतिम संस्कार के दौरान डीएम हाथरस प्रवीण कुमार, एसपी हाथरस विक्रांत वीर, एएसपी हाथरस प्रकाश कुमार, सादाबाद सीओ भ्राम सिंह, रमशाबाद सीओ सिटी सुरेंद्र राव, सीओ सिकंदर राव और संयुक्त मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा 200 पीएससी जवानों और 11 थानों की पुलिस फोर्स के साथ वहां मौजूद थे। जस्टिस राजन राय और जस्टिस जसप्रीत सिंह की लखनऊ बेंच ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि लाश तो खराब हो रही थी, इसलिए परिवार के सदस्य चाहते थे कि रात ही में अंतिम संस्कार हो जाए तो बेहतर होगा। अदालत ने कहा कि राजधानी के डीजीपी ऑफिस के आला अधिकारी देर रात हुए इस अंतिम संस्कार को औचित्यपूर्ण ठहरा रहे हैं, इसलिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच इस मामले का संज्ञान लेती है। बेंच ने कहा कि ये राज्य के आला अधिकारियों द्वारा मनमानी करते हुए मानवीय और मौलिक अधिकारों के घोर हनन का मामला है। इस मामले में न सिर्फ मृत पीड़िता के बल्कि उसके परिवार के भी मानवीय और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने कहा कि पीड़िता के साथ अपराधियों ने बर्बरता की और अगर आरोप सही हैं तो उसके बाद उसके परिवार के जख्मों पर नमक रगड़ा गया है। बेंच ने कहा है कि वो इस मामले को एग्जामिन करेगी कि क्या मृत पीड़िता और उसके परिवार के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है और क्या अधिकारियों ने मनमानी करते हुए उक्त अधिकारों का हनन किया है। अगर ये सही है तो न सिर्फ जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी बल्कि फ्यूचर में दिशा निर्देश के लिए कठोर कार्रवाई की जाएगी। बेंच ने यह भी कहा कि हम ये भी देखेंगे कि क्या पीड़िता के परिवार की गरीबी और सामाजिक स्थिति का फायदा उठाते हुए राज्य सरकार के अधिकारियों ने उन्हें संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया। बेंच ने कहा कि ये कोर्ट पीड़िता के साथ हुए अपराध की विवेचना की भी निगरानी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर स्वतंत्र एजेंसी से जांच का आदेश भी दे सकता है। बेंच ने मृतक पीड़िता के मां, बाप और भाई को भी 12 अक्टूबर की पेशी में आने को बोला है ताकि सीधे उनसे मामला जाना जा सके और उन्हें लाने का आदेश बेंच ने हाथरस के डिस्ट्रिक्ट जज को दिया है। बेंच ने अधिकारियों को यह भी चेतावनी दी है कि मृतका के परिवार पर कोई भी दबाव न बनाया जाए। एक तरफ तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ये सब कह रही है तो दूसरी ओर क्या हो रहा है उस पर भी एक नजर डाल लें। हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पीड़िता के पिता से कथित तौर पर कह रहे हैं कि क्या वे बयान पर कायम रहना चाहते हैं या उसे बदलना चाहते हैं। इस बारे में एक बार फिर से सोचें। वो कह रहे हैं कि मीडिया वाले आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे और हम ही बस खड़े हैं आपके साथ में। ठीक है, अब आपकी इच्छा है
नहीं बदलना है। इस वीडियो को प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि यूपी सरकार किसी को पीड़िता के गांव जाने से क्यों रोक रही है, उसका जवाब यहाँ है। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सुशील मानव ने बताया कि गांव में घेराबंदी कर दी गई है। किसी को भी गांव से बाहर आने और बाहर से किसी को गांव में जाने की इजाजत नहीं दी गई है। शुक्रवार दोपहर गांव से छिपकर मीडिया के पास आए एक लड़के ने पुलिस प्रशासन पर फिर से गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़के ने कहा है कि पीड़िता के घर वाले मीडिया से बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें घर में कैद कर दिया गया है। सबके मोबाइल छीन लिए गए हैं और उसके ताऊ की छाती पर लात मारी गई है। खेतों से भागते हुए मीडिया के पास आए इस लड़के ने कहा कि उसे घर वालों ने भेजा है। उसे कहा गया है कि मीडिया वालों को बुला लाओ। घर वाले कुछ बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा है। लड़के ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि पुलिस ने घर में घेराबंदी कर रखी है। गांव, गली, घर में, घर के बाहर और घर की छत पर पुलिस तैनात है। किसी को भी बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। मीडिया से बात करने पर पाबंदी है। लड़के ने बताया कि घर में सभी के फोन छुड़ा लिए गए हैं। किसी के पास फोन तक नहीं है। उसने कहा कि फोन छीनकर सबको एक कमरे में बंद कर दिया गया है। सब बहुत डरे हुए हैं, परेशान हैं और रो रहे हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा है। लड़के ने आरोप लगाया कि डीएम आए थे, उन्होंने ताऊ की छाती पर लात मारी, वो बेहोश हो गए, उनकी तबीयत खराब है। मैं खेतों में छिपकर यहाँ आया हूँ। ताऊ ने कहा कि मीडिया वालों से बात करनी है, बुला लाओ। हाथरस डीएम प्रवीण कुमार की इन हरकतों के सामने आने के बाद राजस्थान में उनके घर के सामने लोगों ने कूड़ा फेंक दिया है। वहीं हाथरस मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। हाथरस जाते हुए गुरुवार को राहुल गांधी को योगी आदित्यनाथ के आदेश पर पुलिस ने गिरा कर मारा। शुक्रवार को टीएमसी के डेरेक ओब्रायन को भी योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने वहीं सड़क पर गिरा कर मारा। लखनऊ में तो प्रदर्शन करने वाले समाजवादी पार्टी के लोगों को योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने एकदम जानवरों की तरह पिटवाया, एकदम खून खच्चर करा दिया। लखनऊ में ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन की महिला मेंबरान को तो पिछले 3-4 दिनों से रोज ही गिरफ्तार किया जा रहा है और लगभग सभी पार्टी नेताओं की एक तरह से नजरबंदी कर दी गई है। वहीं दिल्ली में शुक्रवार को जंतर मंतर भी इसी मुद्दे पर अब भरने लगा है। हाथरस मामले पर तेज होती राजनीति पर रिटायर्ड आईपीएस विजय शंकर सिंह कहते हैं कि इस मामले पर राजनीति हो रही है और होनी भी चाहिए। जब सरकार राजनीति की वजह से ही सत्ता में आती है और राजनीति की ही वजह से सत्ता से बाहर जाती है, जब अफसरों की पोस्टिंग और तबादले राजनीति के आधार पर होते हैं, जब जांच के आदेश और जांच के निष्कर्ष पर कार्रवाई राजनीति के मद्देनजर होती है, जब गनर, शैडो और सुरक्षाकर्मी राजनीति के आधार पर लोगों को दिए और लिए जाते हैं, जब मीडिया का हेडलाइन मैनेजमेंट राजनीति के आधार पर तय होता है, तो अगर एक लड़की जिसे बेहद बर्बर तरीके से तड़पा कर मार दिया गया, तो फिर ऐसे गर्हित अपराध पर राजनीति क्यों नहीं होगी? अगर राजनीति ऐसे मौके पर मूक और बांझ हो जाए तो ऐसी निकम्मी और निरुद्देश राजनीति का कोई अर्थ नहीं है।